बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। आज है जी यौम फ़िज़ाइया और कल यौम दिफ़ाए पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि टीवी स्क्रीन्स पर जब नज़र आती हैं तो जोशो जज्बा बढ़ता हुआ नज़र आता है। नगमे जब सुने जाते हैं तो एक्चुअली आपके रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये दिन मनाने का मकसद ये नहीं है कि आप मिली नगमे सुने और देखें कि सब कुछ क्या हुआ था। ये वो दिन है जब कुर्बानियाँ जो कि दी गई शहीदों की जानिब से उनको याद किया जाता है। ये वो दिन है जब माओ ने अपने बेटों को कुर्बान कर दिया इस पाक सरजमीन पर। ये वो दिन है जब बाप जिनका वाहिद सहारा वो बेटे थे वो छिन गए, उन्होंने कुर्बान किया अपने बेटों को इस पाक सरजमीन पर। ये वो दिन है जब वो औरतें जिनके सर के ताज जो हैं वो इस पाक सरजमीन से जो है इस पाक सरजमीन पर कुर्बान हो गए। यानी बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ जिन लोगों ने दी हैं उनको खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। उन शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने का दिन है जिन्होंने मुल्क व कौम की खातिर अपनी जान के नजराने दिए। तो इन कुर्बानियों को याद भी करना है, उनके लिए दुआएं भी करनी हैं और उन माओं को सलाम भी पेश करना है। आज के प्रोग्राम में भी ऐसे ही बहादुर लोगों से आपकी मुलाकात भी कराएंगे और मुल्क के लिए उनके जज्बात क्या हैं वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ शहर की तमाम तर सूरत हाल भी आप तक पहुंचाएंगे। आगाज कर लेते हैं पहले सेगमेंट से, टुडेज वेदर। मौसम कैसा है शहर लाहौर का और कैसा रहेगा, जान लेते हैं। जुनेद ने हमें ज्वाइन किया है। जुनेद, बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। आज दिन भर जो है वह बादल और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा और महकमा मौसमियात का कहना है कि दोपहर के वक्त जो है वह शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बूंदाबांदी होने का जो है वो इम्कान महकमे मौसमियात की जानिब से जो है वो जाहिर किया गया है, लेकिन इसके इम्कानात जो हैं वो इंतहाई कम हैं। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब 80% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वह 67% तक जो है वह जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होने की वजह से हब्स और गर्मी की शिद्दत में जो है वो मामूली इजाफा देखने में आएगा। और महकमा मौसमियात का कहना है कि मंगल के रोज़ भी शहर का मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जिसके वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा। ठीक है, थैंक यू सो मच जुनेद, आप हमारे साथ मौजूद थे। मौसम की सूरत हाल आपने बता दी, तो शहर की सूरत हाल अपडेट आपको रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जी तो नाज़रीन, ये थी अहम खबरें और अब बढ़ते हैं न्यूज़पेपर की वो स्टोरीज जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शो में सबसे पहली खबर हमारे पास है लीड स्टोरी डेली सिटी 42 की। जंग सितंबर की याद में तकरीबात, लाहौरियों का शोहदा को सलाम अकीदत। बारिश का पानी कई इलाकों में जमा, जगह जगह कूड़े के ढेर। पंजाब कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन का 9 सितंबर धरने का ऐलान, टाइम स्केल की वापसी नामंजूर। और फल सब्जियों की कीमतें आसमान पर, फल भी आम आदमी के पहुंच से बाहर। जी तो नाज़रीन, ये है हमारी आज की टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल शाहिद सिप्रा साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं। और कल हमने देखा कि यौम दिफाए पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। शहर भर में तकारीब हुई, पूरे मुल्क में तकारीब हुई, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यौम दिफा जो है हमने मिली जज्बे से मनाया है। मुख्तलिफ जगह पे सेमिनार्स भी हुए हैं, वर्कशॉप्स भी हुए हैं और उसमें बिलखसूस जिन्होंने इस जंग में अपने मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया है उनको खराज अकीदत पेश किया गया है। अब देखें, हमारे पास जो इस वक्त उन शोहदा की यादगारें यहाँ पर मौजूद हैं, तो वहाँ पे हमारे बड़े बड़े जो अहदेदारान हैं उनकी जानिब से, चाहे सिविल क़यादत ले लें चाहे अस्करी क़यादत ले लें, उनकी जानिब से वहाँ हाज़िरी दी गई है, फातिहा खानी की गई है, गुलदस्ते पेश किए गए हैं, उनको खराज अकीदत पेश किया गया। होता क्या है कि जब जंग का माहौल होता है तो फ्रंट फुट पे जो लड़ने वाले लोग होते हैं उसमें आपकी
सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बिलखसूस जो आपकी अफवाज पाकिस्तान है, वो उनके जो लोग हैं वो लड़ रहे होते हैं। तो ये भी यही हुआ कि 1965 में जब जो जिस तरह बताया गया है कि सुबह जो है वो भारत की जानिब से पाकिस्तान पर अटैक किया गया, और फिर जिस जज्बे के साथ उसका जवाब दिया गया, और जो भारतीय जितने भी लोग थे, जो उनकी फ़ौज थी, उनको किस तरह पिसपा किया गया, ये तारीख का हिस्सा है। तो उन्हीं को खराज अकीदत पेश करने के लिए इस दिन को मनाया भी जाता है, और फिर जो हमसाया मुल्क है उसको ये मैसेज भी दिया जाता है कि आइंदा अगर आपने हमारे मुल्क पाकिस्तान की जानिब या हमारे मुल्क की जानिब अगर मैली आंख से देखा तो उसका जवाब इसी तरह भरपूर तरीके से जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, जिंदा दिलान का जोशो जज्बा बहुत, इस तरह का कोई भी इवेंट हो, जिस तरह से तकरीबात का इनेकाद किया जाता है, अब सोशल मीडिया का दौर है ना, आपको हर किसी की पोस्ट, हर किसी की प्रोफाइल पिक्चर्स, तो ये मोहब्बत का इजहार ही होता है, आप अपने जज्बात का इजहार ही करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हर तरफ यही चीजें, आपको पोस्ट ऐसी नजर आ रही थी, एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा था। देखें, जिंदा दिलाने लाहौर तो कोई भी इवेंट हो ना आपका, आप उन्होंने इसको एंजॉय करना होता है, उन्होंने इस पर उसको एक्सट्रीम पर जाकर उसको लेना होता है और उसके साथ वो कर रहे होते हैं। बात यह कि अगर हम मज़ाफ़ात में जाए ना, हमारे जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे हमारे जो गांव हैं जिसमें मिनाला है, छापा है और डियाल है और इससे सराउंडिंग जितने भी आबादियाँ हैं, उनमें जाकर अगर हम किसी से बात करें, या बुज़ुर्ग जिन्होंने ये जंग देखी, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी मौजूद भी हैं जिनके सामने ये अटैक हुआ और वो ऐनी शाहिद हैं, हम उनसे बात करें तो वो आपको पूरी हिस्ट्री बताते हैं कि जंग किस तरह शुरू हुई, फ़ौजी जो हैं वो भारत के जो लोग थे वो किस तरह कहाँ तक पहुँचे, और हमारी जो अफवाज थी उन्होंने किस तरह उसको जवाब दिया। ये तारीख़ है, तो उनका सुनने का अपना मज़ा भी है। जिस तरह आपने कहा कि जिंदा दिलाने लाहौर जो है जोश व जज्बे से बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। शायद छुट्टी का दिन था, इस वजह से थोड़ा वो घरों में रहे, शायद वो निकलते भी सही घरों से और इसको मनाते भी सही, लेकिन उसी तरह सलामियाँ पेश की गई हैं उन शहदा को जिन्होंने इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, जो इसको आज़ाद रियासत के लिए कुर्बानियाँ दी। उसी तरह उनकी फैमिलीज़ को जो है खराज अकीदत पेश किया गया है, जिनके बच्चे जो हैं जिन्होंने कुर्बानी दी। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया है कि बहुत सारे ख़ानदान हैं जिनके सपूत जो हैं इस दुनिया से चले गए और उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, तो उनको खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करना हमारी और कौम की इंतहाई अहम जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल ऐसा ही है। शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट में यहाँ पर डिस्कस करना चाह रही हूँ। कहते हैं भारतीय जारियत का फिर भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं, पाकिस्तान की मिट्टी की हिफाजत आबियारी बहादुरों ने की, आज गाजी और शोहदा की वजह से हम आज़ाद हैं। क्या कहेंगे? कोई शक नहीं इसमें, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर गाजी हैं या शोहदा हैं, उन्हीं की वजह से आज हम आज़ाद रियासत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आज रात में हम सुकून की नींद सोते हैं तो इन्हीं की वजह से सोते हैं कि हमारे बॉर्डर्स पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो इंतहाई दिलजमी के साथ काम कर रही हैं, तो उन्हीं की वजह से है। अब हमारे साबिक जो मौजूदा अपोजिशन लीडर हैं, साबिक वज़ीर आला हैं, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है। तो खराज अकीदत देखें, आप बात सुने ना, हमारे हुकूमत के नुमाइंदगान भी कल जा रहे थे, जिस तरह सिविल और अस्करी क़यादत भी जा रही थी। इसका क्या मतलब है? अपोजिशन भी उसी तरह थी, कौम भी उसी तरह साथ खड़ी थी। इवन छोटी छोटी यूनियन जो हैं, जिसमें इवन आपके ताजरान की यूनियन जो हैं, उनको देखें कि वो लोग भी गए हैं, उन्होंने भी यादगार पर जाकर हाजिरी दी है, फातिहा खानी की है, फूल चढ़ाए हैं। तो ये मोहब्बत का इजहार है कि वो लोग, और ये वो मेरे ख्याल से ऐसे कौमी इवेंट्स है जहाँ पर हमें सबका जज्बा जो है वो यकजा नजर आता है। वो जो हम कहते हैं ना कि सबको हुकूमत हो, जो इसके साथ साथ अपोजिशन हो, आम आवाम हो, सभी में एक प्लेटफॉर्म पर और हम आवाज़ होते नजर आते हैं इस तरह के मामलात पर। देखा, होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए। आपने हमसाया मुल्क को, और बिलखसूस आपने अगर हमसाया मुल्क को मैसेज देना है कि आपने ये इकदाम किया और उसका हमने किस तरह जवाब दिया, तो उसके लिए हमें मुत्तहिद होना भी है और यकजा होकर ऐसा पैगाम देना है कि उनको पता चले कि आइंदा अगर किसी सूरत में हमने ऐसी हरकत की तो पाकिस्तानी जो कौम है वो अपने अफवाज के साथ, अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ी है और वो लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। देखें, आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, आपका ये डिफेंस डे अपनी जगह पर, फरवरी का जो वाक़या है उसको इंतहाई परवान चढ़ाया गया, उसको बड़ा सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया गया, और होना भी चाहिए कि आपने जहाज़ को मार गिराया और उस सूरत में जब पहले भारत ने अटैक किया और जो नाकाम अटैक हुआ, उसके बाद उसका जवाब जो मिला वो सबके सामने पूरी दुनिया ने देखा। आज तक चाहे वो उसको ना माने, लेकिन पूरी दुनिया उसको देख चुकी है। इवन उनके अपने लोग पूछते हैं कि अगर आपने कोई इस तरह किया था तो उसका कोई सबूत है? उनके पास सबूत नहीं है। हम लोगों ने पूरी दुनिया को सबूत दिखाया। तो ये वही हमारे लोग हैं,
इनको हमने खराज अकीदत भी पेश करना है, खराज तहसीन भी पेश करना है और उनके साथ हमेशा शाना बशाना खड़े भी रहना चाहिए हमें। बिल्कुल ऐसा ही है। अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है जी सऊदी सफीर के दौरा लाहौर के हवाले से। सिप्रा साहब, आपने ये दौरा कवर भी किया, मकसद बताइएगा क्या था और किन ख्यालात का इजहार किया उन्होंने इस मौके पर? देखें, मौजूदा जो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, इसमें कुछ सऊदी अरब के साथ हमारे जो मामलात हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई दरारें जो है वो नज़र आ रही हैं, चाहे वो सियासी सतह पर बयानात की सूरत में देख लें, चाहे बैनुल-अक़वामी सतह पर कुछ देख लें। तो शायद ये दौरा लाहौर जो है वो सफ़ीर जो सऊदी अरब के हैं उन्होंने बहुत अरसे बाद दौरा किया है और सबसे पहले वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी गए हैं, वहाँ उन्होंने सऊदी और पाकिस्तानी परचम जो है उसकी परचम कुशाई की है। उसके बाद पौधा लगाया है और पौधा भी देखें प्राइम मिनिस्टर की शजरकारी मुहिम चल रही है तो उसकी बुनियाद पर लगाया है। उसके बाद एक तकरीब हुई जिसमें यूएमटी इंतजामिया ने अपनी ब्रीफिंग दी कि वो किस तरह काम कर रहे हैं। उनकी मीडिया से गुफ्तगू जो है वो इंतहाई अहमियत की मामला है। उन्होंने कि पाकिस्तान और सऊदीया की जो दोस्ती है लाजवाल दोस्ती है। सी पैक पर उन्होंने बात की कि सी पैक का जो मंसूबा है पाकिस्तान को मुस्तकबिल में मजबूत करने में अहम किरदार अदा करेगा। आज पूरी दुनिया की नजरें हमारे सी पैक मंसूबे पर हैं, चाहे वो हमारी इंटरनल पॉलिसीज देख लें, चाहे एक्सटर्नल पॉलिसीज दे रहे हैं, सब जो है वो सी पैक पर इस तरह बैठे हैं कि सी पैक का मामला क्या होगा। अगर सऊदी अरब, जिस तरह उनके सफीर ने भी बात की है कि सऊदी अरब भी सी पैक की हमायत में आया है, इसका क्या मतलब है कि हमारे सऊदी अरब जो हैं लोग वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी मजबूत हो, पाकिस्तान मजबूत हो। दूसरा उनका ये भी कहना था कि हमारा पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता है वो दीन का रिश्ता है। वो किस तनाजुर में बात कर रहे थे कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा जहां हम लोगों ने उम्मत मुस्लिमा ने जाना है, जहां पे आपने दुआएं मांगनी है, हाजिरी देनी है, तो ये सारी चीज़ें बात हो रही थी। कल उन्होंने शहर में मसरूफ दिन गुजारा है। उसके बाद यूएमटी के बाद वो चले गए मरकज़ अल हदीस रावी रोड पर, वहाँ पे उनके अमीर साजिद मीर साहब से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद आपको एक तकरीब हुई। उस तकरीब में क्या था कि इमाम काबा के जो खुतबात हैं अरबी ज़ुबान में उनकी उर्दू में ट्रांसलेशन की गई है। अच्छा। और उस पर एक मजमुआ शाया किया गया है। उस मजमुआ का क्या मकसद है कि आपके जो पाकिस्तानी बिलखसूस जिनकी कौमी ज़ुबान उर्दू है उनको भी पता चल सके कि इमाम काबा जो अपना खुतबा देते हैं मक्का में उनका क्या तसव्वुर है, वो इस्लाम के बारे में क्या कह रहे हैं। तो इस पर एक बड़ी अच्छी तकरीब हुई और तकरीब इस मौके पर भी उन्होंने खिताब किया है। उनका ये कहना था कि हमारे जो दिल हैं वो पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और हम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। सऊदी हुकूमत हमेशा पाकिस्तानियों का साथ भी देती है। और बिलखसूस इस मौके पर साजिद मीर साहब ने कहा कि जब हम लोग उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए या हज की सआदत हासिल करने के लिए जाते हैं तो सऊदी हुकूमत हमें इंतहाई एहसन तरीके से सहूलतें फराहम करती हैं। तो उनका ये इकदाम भी है जो नाकाबिले फरामोश है। तो इस तरह की बातें होती रहीं। एक मसरूफ दिन गुजारा, लेकिन इस दौरे का शायद मकसद वही था कि एक अच्छा मैसेज दिया जाए, एक जो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं और जिस तरह सऊदी अरब के बारे में, इस दौरे को हम अहम भी कह सकते हैं। सिप्रा साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और कुछ बात करेंगे शहर लाहौर की सूरत हाल की, बारिश के बाद की सूरत हाल की, शहर की सफाई की सूरत हाल की। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर हमारे पास है। बारिश का पानी कई इलाकों में जमा, जगह जगह कूड़े के ढेर। अहकामात पर अमल ना होने पर वजीर आला बरहम, यानी वजीर आला की जानिब से अहकामात दिए गए जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ। सिप्रा साहब, क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में वजीर आला साहब को खुद देख लेना चाहिए कि अगर वो कह रहे हैं कि उसके बावजूद नहीं हुआ तो आम शहरी जब जाएगा इन दफातर में या कहीं पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाएगा तो उसके साथ क्या हालात होंगे। ये भी उस वक्त होगा जब वो निकले हैं, जब उन्होंने शहर की मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा किया और उनको मालूम हुआ कि एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, उसके बावजूद बाज़ ऐसे नशेबी इलाके हैं जहाँ पर पानी जमा है अभी और कूड़ा करकट जो है बिलखसूस सैटरडे संडे तो एक्सट्रीम हो जाता है ना लाहौर शहर की सड़कों पर, जहाँ भी उन्होंने ड्रम्स रखे हुए हैं। तो ये देखने के बाद इसका क्या मतलब है कि आपके जो इंतजामी इदारे हैं वो उस तरीके से काम नहीं कर रहे जिस तरह होना चाहिए। 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं कि अगर बारिश होगी तो उसमें नकासी आप किस तरह होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि रोजाना की बुनियाद पर अगर किसी जगह पर कूड़ा करकट जमा है तो उसको किस तरह उठाया जाएगा। आपने पूरी कंपनी बना रखी है, आपने हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन को भर्ती कर रखा है, आपने लाखों रुपए की तनख्वाह पर वहां पर ऑफिसर्स को तैनात कर रखा है, उनको बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां दे रखी हैं, इवन बहुत सारी और मराद दे रखी हैं, सिर्फ एक काम के लिए कि शहर का जो हुस्न है उसको खराब नहीं होना चाहिए, शहर में किसी जगह पर गंदगी मौजूद नहीं होनी चाहिए।
उसके बावजूद शहर के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, इवन चौक चौराहे हैं, जहां पर आपको कूड़ा करकट के ढेर नजर आते हैं। रिलेट करना पड़ जाता है माजी से। यही चीजें थी जिनको अच्छी तरह से प्लान किया जाता था और दौड़े लगवाई जाती थी एक्चुअली लोगों की। वो सिर्फ ये था कि इजहार बरहमी नहीं किया जाता था। खुद शहबाज शरीफ साहब फील्ड में भी निकलते थे, लोगों से पूछते भी थे, बार बार रिपोर्ट भी तलब करते थे और फिर सजा जजा का उन्होंने कोई निजाम रखा था। यहां पर जब आपने सिर्फ इजहार बरहमी करना है, अहकामात दे देने और उसके बाद आपको कुछ पता ही नहीं कि शहर में हो क्या रहा है, तो फिर ये सब चीजें ही रहेंगी। फिर आपका शहर साफ नहीं रहेगा, फिर आपके नकासी, आपके इंतजामात कभी भी आपको प्रॉपर नजर नहीं आएंगे और फिर वो चीजें जो हम कहते हैं माजी में हम देखते थे वो ना है और ना नजर आएंगी इस तरह से। देखें, एहतसाब बड़ा ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ का अगर एहतसाब हम लोग कर रहे हैं या फिर उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग का आप अगर नाम दे लें या उसको फॉलो अप का नाम दे लें तो फिर तो चीज़ें पॉसिबल होती हैं। साबिक दौरे हुकूमत में क्या होता था कि बारिश हुई, नकासी आपके सिस्टम पर नोटिस हो गया और तमाम इदारों को अहकामात दे दिए गए, हदायत दे दी गई कि वो काम करें और इसको बेहतर बनाएं। उसके बावजूद ना होना, फिर उस जिम्मेदारों का तयन किया जाता था, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती थी, उनको इवन मुअत्तल किया जाता था, उनको ओहदों से हटाया जाता था। उसका क्या मतलब होता था कि अगर लोगों को बिठाया है और उस पर मकसद आप पूरा नहीं कर रहे तो फिर आपको इस सीट पर बैठने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, आपको लाखों रुपए तनख्वाह देने का या मराद देने का गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं है जब तक आप अवाम को उसको फवायद नहीं पहुंचा रहे, जब तक अवाम उससे मुस्तफीद नहीं हो रही, जिस मकसद के लिए आपको रखा गया ना। अब यहाँ भी यही हो रहा है। आप देखें, माजी में होता था, मुझे बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इक्तदार में नहीं आई थी तो हमेशा कहती थी कि बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए, बल्दियात का निजाम होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। आज आपके 2 साल मुकम्मल हो चुके, आपने बल्दियात का निजाम कहाँ रखा हुआ है? आपने निचले लेवल पर जो आपने कहा था कि गली मोहल्ले की सतह पर हम लोग अख्तियारात देंगे और लोगों के मसाइल हल होंगे। इख्तियारात की निचले सतह तक मुंतकली से तरक्की का समर लोगों की दहलीज तक पहुंचाएंगे, पूरी उम्मीद है और वैसे भी ऐलान किया जा रहा है नवंबर में। पहले तो आम इंतखाबात वाला जो है ना उस तक उनको तो पहुंचा लेना। आम इंतखाबात में जो आपने वादे किए थे, जो लोगों को सब्ज बाग दिखाए थे, आप पहले उनको तो पूरा कर लें, उसके बाद आप बल्दियात पे आ जाएं। आज अगर बल्दियाती इलेक्शन करवा लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता चल जाएगा कि बल्दियाती इलेक्शन क्या होता है, गली मोहल्ले की सियासत क्या होती है, उनको लग पता जाएगा। लेकिन होना चाहिए। आज यूनियन काउंसिल्स का अख्तियार आपने वापस ले लिए, आपको जन्म पर्ची लेना मुश्किल हो गया, आपको निकाह नामे की रजिस्ट्रेशन करवाना मुश्किल हो गई, आपके बहुत से बर्थ सर्टिफिकेट में वही जन्म पर्ची की बात कर रहा हूँ, ये सारा हसूल मुश्किल हो गया। यूनियन काउंसिल में ये होता था कि किसी को पता होता था कि किस इलाके में उनका यूनियन का ऑफिस है, सेक्रेटरी के पास गए, रजिस्टर्ड करवाया, अपना फॉर्म ले लिया, चले गए। आप जितना मर्जी आप ऑनलाइन सिस्टम बना लें, जितनी मर्जी आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लें, पहले अपनी शरह खानगी तो देखें। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारा एजुकेशन का लेवल क्या है, लेवल क्या, बिल्कुल कितने लोग इस एडवांस जो टेक्नोलॉजी उसको इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग ऑनलाइन जो है अप्लाई करेंगे और उनको ये मिल जाएगा, कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारी चीजें किसने देखनी होती है? आपके जो इदारे हैं उन्होंने पहले टारगेट करना होता है कि कितने लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं, अगर ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं इससे कितने लोग मुस्तफीद हो सकेंगे, कितने लोगों को क्या मुश्किल होगी और जिनको मुश्किल होगी उसका मुतबादल क्या होगा। आप अचानक से बंद कर देते हैं। यहाँ ये हो रहा है कि बारिश हो गई, कूड़ा करकट पड़ा, ताफुन फैल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, बदबू फैल रही है और सीएम साहब कह रहे हैं कि इजहार बरहमी मैंने कर दिया है और आइंदा नहीं होगा। भाई मानसून तो खत्म होने वाला, आइंदा कब होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यहाँ तक की बातें महदूद रहती हैं और हकीकत क्या है वो आपके सामने है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है वो जब आप बाहर निकलते हैं नजर आ जाते हैं। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट के इजहार बरहमी और फिर हम ये कह दें कि सीएम साहब ने ये कहा है कि जी शहर को साफ सुथरा रखना तरजीहात हैं, समरात लोगों की दहलीज तक पहुंचेंगे, तो ये हकीकत में फिलहाल तो कहीं नजर नहीं आ रहा। लोगों की परेशानियां, लोगों के मसाइल उसी तरह ही हैं। अगली खबर की तरफ जाएंगे। पंजाब कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन का 9 सितंबर धरने का ऐलान, टाइम स्केल की वापसी नामंजूर, एजुकेटर्स को मुस्तकिल करने के मुतालिबात हैं। क्या कहेंगे सिप्रा साहब, इनके मुतालिबात को कैसे देखते हैं? अच्छा, ये आपकी जो एसोसिएशन होती हैं, जो नुमाइंदे यूनियंस होती हैं, इनकी जानिब से ऐसे मुतालबे आते रहते हैं। सही। टाइम स्केल की प्रमोशंस हैं और उसमें आपको मराद मिल जाती हैं, आर्थिक तौर पर आपको ग्रेड भी मिल जाता है और उसमें सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपने एजुकेटर्स जो भर्ती किया, आपने हज़ारों की तादाद में एजुकेटर्स को भर्ती किया हुआ है। बिल्कुल। और जब आपने उनको भर्ती किया और फिर इस बात की यकीन दहानी भी करवाई कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको देकर मुस्तकिल किया जाएगा, तो मेरे ख्याल में अब चलो माजी की भर्ती है लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट को उनको देखना चाहिए।
वो पढ़े लिखे लोग जिन लोगों को आपने उस काम के लिए भर्ती किया है कि आपके आने वाली जो नस्ल है उसको संवारा जाए, वो जेवर तालीम से उनको आरास्ता करें। तो अगर आप वो लोग सड़कों पर नजर आए, वो लोग आपको चौक चौराहों में एहतजाज करते नजर आए या धरने देते हुए नजर आए, तो फिर आप सोचें कि जिनकी क्लास वो ले रहे हैं, जिनको वो पढ़ा रहे हैं, किस तरह पढ़ाएंगे। अच्छा, सड़कों पर ना भी आए, एहतजाज भी ना करें, उनके ज़हन में है कि हम लोगों को ये अपग्रेडेशन भी नहीं मिल रही, ये मराद भी नहीं मिल रही, और एक तलवार लटक रही है यहाँ पर, एक तलवार लटक रही है कि कब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए और हम लोग इस नौकरी से फारिग हो जाएं। तो आप खुद जरा सोचें कि वो किस तरह उस जो स्टूडेंट है जिनको पढ़ाएगा, जब वो उसकी सोच ही अपनी नौकरी की तरफ होगा, जब उनकी पूरी आपका पूरा विजन जो है, आपकी सोच आपकी फैमिली की तरफ होगा कि मैंने उनके ख़ानदान की कफालत किस तरह करनी है, तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। इसलिए ये वो लोग हैं जिनको आपको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, इनको सहूलतें फराहम करने की ज़रूरत है, ताकि आपके मुस्तकबिल का फैसला इन लोगों के हाथों से और होता है, लेकिन वो बेहतर तरीके से काम करते हैं। क्यों फैसिलिटेट नहीं किया जाता? किस चीज का इंतजार किया जाता है? टीचर सड़कों पर आ जाते हैं, धरने दे के बैठ जाते हैं, तब भी उनकी कोई नहीं सुनता है। तो आप अपने कौम का जिन्होंने मुस्तकबिल संवारना है, अगर उन लोगों को इस सड़कों पर ले आएंगे तो फिर आप तवक्को किस तरह कर सकते हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तालीम दे सकेंगे? देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इनके ऐसे मुतालबात भी सामने आ जाते हैं जिनका किसी चीज़ से ताल्लुक नहीं होता, जो गवर्नमेंट के बस में नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुतालबात भी होते हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है। इसलिए अगर वो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, बेसिकली एहतजाज की कॉल देने का क्या मतलब होता है कि आप गवर्नमेंट का दर खटखटा रहे हैं, आप उनके दरवाजे पर नॉक कर रहे हैं कि आप हमारी बात सुने। सिपरा साहब, एक्सट्रीम लेवल पे जाके किया जाता है ना, जब बात मानी नहीं जाती, सुनी नहीं जाती, कोई मुतालिबात कोई आके बात करने को भी आपसे तैयार नहीं होता, फिर एहतजाज का हमारे यहाँ यही तो अलमी है ना। बिल्कुल, हम डायलॉग्स की तरफ नहीं जाते। अगर एक यूनियन या एसोसिएशन अगर कॉल दे रही है एहतजाज की, तो आप उनके नुमाइंदगान को बिठाकर उनसे बात सुने। अगर 100 नहीं तो कम 20-25% भी आप उनकी बातें मान लें तो मेरे ख्याल में एहतजाज नहीं होगा। एहतजाज पे ही पता चलेगा कि एहतजाज क्या रंग लेकर आता है, मुतालिबात किस हद तक माने जाते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे शहर में महंगाई की। अब इसका फायदा होने वाला है या नहीं, हम हमेशा इस पे बात करते हैं, फायदा कोई नहीं होता, लेकिन लोगों की परेशानी शेयर करना आपके साथ बहुत जरूरी है। ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है, शहर में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई, फल भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। इसमें मेरे ख्याल से नया कुछ नहीं है, ये कीमतों में इजाफा हर रोज होता चला जाता है। फल तो आम आदमी की पहुंच से बहुत ही देर के दूर हो चुके हैं, और सब्जियां क्योंकि इस पे आपने हर रोज खाना घर में बनाना है, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, तो फिर शहरी बेचारे, मैं तो ये कहूंगी कि महंगी सब्जियां खरीदने पर खुद ब खुद मजबूर हो जाते हैं। ऑप्शन सिपरा साहब कोई नहीं ना रह जाती, दालें आपकी पहुंच से बाहर हैं, गोश्त आप खरीद नहीं सकते हैं, तो फिर आपके पास ऑप्शन एक सिर्फ सब्जी की रह जाती है, और जब वो भी आपकी पहुंच से दूर हो जाए तो फिर शहरी क्या करें, कहाँ जाएं? देखें, आपने ठीक कहा कि सब्जी तो लेनी है, और चाहे जो भी आपने सालन बनाना है उसमें आपके प्याज भी इस्तेमाल होने हैं, अदरक भी होनी है, टमाटर भी होनी है। अब यहाँ देखें कि मॉडल बाज़ार का हम जिक्र करें या जो गवर्नमेंट के ज़ेरे इंतज़ाम जितने बाज़ार हैं उसमें तो कम से कम गवर्नमेंट रेट पे होना चाहिए। आप परचून को छोड़ दें, गली मोहल्ले की दुकानों को छोड़ दें, आप जिस पर आपने अपने लोगों को बिठाया हुआ है, जहाँ आपने पूरी इंतज़ामिया बिठाई हुई है, अगर वहाँ पर आपके रेट्स कंट्रोल नहीं है, वहाँ कीमतें अगर आसमान से बातें कर रही हैं, इसका क्या मतलब है? तो फिर हुकूमती रेट तो ख़त्म होगी ना, या फिर रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करना ही नहीं चाहती कि आवाम को हमने रिलीफ किस तरह देना है। मुझे ऐलानात से निकल कर अमली तौर पर काम होता कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। चाहे आपके वज़रा साहब जो हैं वो नोटिस ले लें, चाहे आपके वज़ीर आला पंजाब साहब नोटिस ले लें। साहब कहते हैं कि हमने प्राइस कंट्रोल कमेटियां फॉल कर दी हैं, मजिस्ट्रेट फॉल कर दिए हैं, मार्केटों में वो जाएंगे और मुनाफाखोरों को हम नहीं बख्शेंगे। ये होगा कब? मुझे सिर्फ ये बता दें। मुनाफाखोरों को कभी भी नहीं पकड़ेंगे। मुनाफाखोरों की पुष्पनाई करने वाले सियासतदान ही होते हैं, उनको आप कभी भी नहीं पकड़ सकते। अगर उन मुनाफाखोरों को पकड़ा जाए और मंडी में लाने वाले जो लोग हैं और मंडी से आगे सर्कुलेट करने वाले लोग जो हैं उन पर आप चेक एंड बैलेंस कर लें, तो मेरे ख्याल में एक दुकानदार जो अपने सब्जी ला कर बेच रहा है उसका मुनाफा तो चलो हक बनता है, लेकिन 50 रुपये 95 रुपये किलो तक भी
95 रुपए फी किलो के हिसाब से सब्जियों की इजाफी कीमत वसूल की जा रही है। मुझे ये बताएं, 1 किलो के साथ आप 100 रुपया इजाफी वसूल कर रहे हैं, तो फिर भी हुकूमत कहे कि हमने प्राइस मजिस्ट्रेट्स को एक्टिव कर दिया, हमने प्राइस जो कंट्रोल वाली कमेटियां हैं उनको एक्टिव कर दिया। भाई वो कहाँ है? एक्टिव है तो वो ये क्या हाल है, काम कर और रही अगर है? एक्टिव ना हो तो क्या होगा? मैं आपको बताता हूं, एक ही वाहिद हल है जिस तरफ ये कभी भी नहीं जाएंगे। आपकी कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे माजी की बात कर रहे हैं, चाहे मौजूदा गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, सब्जी मंडी में जो मिडल मैन बैठा है, जिसको आप आड़ती कहते हैं, आप उसको नहीं पकड़ेंगे। उसको जब तक एहतसाब का रास्ते पर नहीं लाएंगे, तब तक आप फल की कीमतें ले लें, सब्जियों की कीमतें ले लें, कभी कंट्रोल नहीं होगा। आप क्या करते हैं? आप छोटे दुकानदार को पकड़ लेते हैं जो सब्जी लाया वो बेच रहा है, अगर वो 10-15 रुपए इजाफी बेच रहा है तो आप उसको पकड़ लेंगे। भाई ये तो आपके अपने मॉडल बाजार हैं, बिल्कुल ऐसे ही, जहां पर आपके लोग बैठे हैं, जहां आपने स्टॉल इस शर्त पर दे रखे हैं, जिनसे आप महाना किराया लेते हैं कि आपने सरकारी मयार पर और सरकारी कीमत पर चीजों को फरोख्त करना है, आप वहां नहीं फरोख्त कर परवा रहे। इसका क्या मतलब है कि मॉडल बाजार में भी जो फल और सब्जी आ रहा है वो सब्जी मंडी से महंगे दामों आ रहा है। जब वहां से महंगे दाम आएगा, आप आगे भी भेजेंगे, फिर वही होता है कि मजबूरी है, आवाम ने खरीदना है, आवाम ने घर में चीजें पकानी। और पूरी का भरपूर फायदा ये मुनाफाखोर उठा रहे हैं, हमेशा और उठा रियासत रहे हैं। इस पे चुप है, स्टेट इस पे कोई किरदार अदा नहीं हमेशा करे। से- मार्केट की सूरत हाल जानते हैं, हसन ने सिप्रा साहब हमें ज्वाइन किया है, तो सब्जियों की कीमतें क्या हैं? हसन बताइए, आज मार्केट में सूरत हाल क्या है? बिल्कुल, शहर में महंगाई की अगर बात की जाए तो महंगाई का जंग जो है वो बेकाबू होता नज़र आता है, और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नज़र नहीं आते। तो सरकारी निरखनामा जारी किया जाता है, उसके मुताबिक शहर के किसी भी इलाके में सब्जी हो या कोई भी चीज़ हो, उसकी फ़रोख्त मुमकिन नहीं होती। अगर कीमतों की बात की जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में प्याज जो हैं वो 60 से 70 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, टमाटर जो है वो 80 से 100 रुपये में, जबकि आलू जो है वो 70 से 80 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस तरह से लहसुन चाइना जो है वो 300 रुपये, जबकि अदरक जो है वो 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ही फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि मौसमी सब्जियां जो है उनकी कीमतों में भी इजाफे का सिलसिला जारी है। इस हवाले से शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो महंगाई को कंट्रोल करने के साथ साथ जो सरकारी निरखनामा है उस पर अमल दरामद शहर भर में यकीनी बनाएं। जबकि दूसरी तरफ जो सब्ज़ी फरोश हैं वो यही कहते नज़र आते हैं कि जब तक मंडियों में कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक जो सरकारी निरखनामा है उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। जबकि दूसरी तरफ अगर ब्रायलर की कीमत की बात की जाए तो दूसरी तरफ उसकी निस्बत आज मुर्गी के गोश्त की कीमत में 12 रुपये फ़ी किलो की कमी कर दी गई, जिसके बाद शहर में मुर्गी का गोश्त 190 रुपये फ़ी किलो में उसकी कीमत जो है मुकर्रर की गई है। ताहम फार्मी अंडों की कीमत में 1 रुपये फ़ी दर्जन का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद शहर में फार्मी अंडे 128 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच हसन, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मार्केट की सूरत हाल आपने बताई। सिप्रा साहब, आपने हालात देख ली हैं, हर सब्जी जो है आवाम की पहुंच से बाहर है। हमारी आम आवाम सकत नहीं रखती है कि वो सब्जियां खरीद सके रोज़ाना की बुनियाद पर। अगर लोग सब्जी भी नहीं खाएंगे, दालें पहले से महंगी हैं, गोश्त आप नहीं खरीद सकते हैं, तो फिर लोग क्या खाएं? पानी पी के जिंदगी गुजार लें, वो भी साफ नहीं मिल रहा। सीरियसली देखिए क्यों हम ऐसा गुजारे हैं? हम रियासत को हमें पकड़ना चाहिए, हमें इन नुमाइंदगान को पकड़ना चाहिए जिन्होंने इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे। नहीं, ख्वाब दिखाए, जो कहते हैं कि हम आपकी वोट की ताकत से हम लोग आए हैं। तो अगर हम लोगों के वोटों से ये लोग आए हैं, खैर मैंने तो नहीं दिया था, अगर हम लोगों के वोटों से ये आए हैं तो इनको पकड़ना हमारा हक है कि आप लोग हमें क्या सहूलतें दे रहे हैं। आप हमें फाका कशी तक जाने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं? आप हमें घरों तक महदूद कर। देखें, दो चीजें हुई हैं कोरोना की वजह से। आपका जो मजदूर तबका है, आम जो तबका है, तनख्वाहदार तबका है, इवन छोटा ताजर बुरी तरह मुतासिर हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन कोरोना से मुतासरीन को दोबारा आप एक महंगाई का सैलाब ले आए और महंगाई की तरफ धकेल दें, और फिर जो हुकूमत आपकी खामोश बैठी रहे, तो मुझे बताएं फिर हुकूमत को हमने क्या करना है? बिल्कुल ऐसे ही। फिर हुकूमत ने जो वार्ड दिया उनको हम लोगों को कोई क्या फायदा क्या हो रहा है? फिलहाल पानी वो नहीं निकल रहा, बारिशें हो रही हैं, सड़कें डूब रही हैं, कूड़ा करकट उठाया नहीं जा रहा, कोई भी मामला हो जाए, शहर की सफाई का हो जाए, महंगाई का हो जाए, हुकूमत सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रही है। सब लोग अपनी कुर्सियां बचाने में लगे हैं, अपने आप को बचाने में लगे हैं, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। अगली खबर की तरफ जाते हैं और इंतहाई अफसोसनाक की खबर है। नशा व अशिया खिलाकर 2 मासूम बच्चियों के अगवा की कोशिश। 9 साला ईमान और 8 साला जन्नत ने शोर मचाकर जान बचाई। मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहुत अच्छी चीज़ है कि कम से कम मुलजिम को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। हसन खालिद की ये खबर है। सिप्रा साहब, क्या कहेंगे आप? इस तरह के वाकयात ये तो वो हैं जो कम से कम रिपोर्ट हो जाते हैं, जो किसी के शहर में बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं
जो आपकी नज़रों से ओझल रह जाते हैं, या कुछ लोग उन वाक़यात को रिपोर्ट नहीं कराना चाहते हैं। हमारे लोगों का इल्म ही है ना ये कि आप कह देते हैं कि अच्छा जी इज्जत का मसला बन जाएगा, शोर शराबा इस मामले में ना किया जाए। तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो हमारी नज़रों से छुप के भी रह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हैं जो पुलिस तक रिपोर्ट नहीं होते, इस वजह से कि पुलिस ने कुछ नहीं करना होता। पुलिस का सिर्फ जवाब होता है कि हम लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है, लिहाजा आप खुद ढूंढें, आप हमसायों से पूछें, आप अपने रिश्तेदारों से पूछें, आप अपनी दुश्मनियां देखें, आपकी दुश्मनी किसके साथ है, आपके मामला किसके साथ खराब चल रहे हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं। ये उल्टा मुद्दई पर पुलिस डाल देती है। काम उनका होता है इन्वेस्टिगेट करना, लेकिन आप मुद्दई को इस तरह हरासा करती हैं पुलिस को, वो कहता है कि यार इसको होना ही नहीं चाहिए, खत्म होना चाहिए। बात यह है कि हमें, हमारे वालिदैन की ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को घरों तक किस तरह महदूद रखना है। आजकल स्कूल बंद है, बच्चों ने घर में रहना है, वालिदैन बहुत सारे तंग भी आए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चों का इस वक्त रखना एक बड़ा मुश्किल टास्क हुआ हुआ है। बच्चों के पास भी कोई एक्टिविटी नहीं है, कितना एक मोबाइल देख रहे हैं, कितनी आप गेम्स खेल लेंगे, फिर ऑनलाइन क्लासेस साथ में बहुत सारे मामला चल रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि लोग अपने बच्चों का ख्याल रखें। क्या हुआ कि 2 बच्चे घर से निकलते हैं, उनको किस तरह कैप्सूल में नशावर चीज दी गई है, या फिर ये रिश्तेदार होगा, या फिर इंतहाई करीबी अजीज होगा, या फिर हमसाया होगा, गली मोहल्ले में कोई गली मोहल्ले का जानने वाला होगा, जिसकी बुनियाद पर उसने बच्चों को ये चीजें खिलाई। और अब देखें बात यह है कि पकड़ा भी गया, मुकदमा भी दर्ज हो गया, बच्चियां भी वापस हो गई, मिल गई। क्वेश्चन ये है कि उसने ये इकदाम किया क्यों? बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं। ज़ैनब केस बड़ा हाईलाइट केस हुआ, खुदा ना खास्ता ऐसे अफसोसनाक वाकया ना हो, अल्लाह ताला रहम फरमाए। हमें अब पुलिस को इसकी इन्वेस्टिगेशन करना इंतहाई अहम है, और फिर इस इन्वेस्टिगेशन को सामने लाना भी बहुत जरूरी है, ताकि वो वालिदैन जो अपने बच्चों को घरों में रखने के लिए या बच्चों के एहतियात नहीं बरत रहे, उनको मालूम हो कि इस तरह के वाकयात के पीछे क्या मुहर्रिकात होते हैं, उनको बताना इसके पीछे कोई अच्छे मुहर्रिकात नहीं होंगे। इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो आपने नशा आवर चीज पिलाकर बच्चों को लेकर जा रहे हैं, 2 ही चीजें हो सकती हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इकदाम होगा जिससे आपको नुकसान होगा, दूसरा ये हो सकता है कि आपकी किसी के साथ रंजिश चल रही है, उसकी बुनियाद पर ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह बच्चों को अगवा किया जाता है, या तमान मांग लिया, या भत्ता मांग लिया, या वैसे ब्लैकमेल कर लिया, ये चीजें होती हैं। लेकिन ये रियासत और पुलिस की जिम्मेदारी है कि इस तरह के केसेस को आप संजीदा लें, बिल्कुल, और इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। और सिप्रा साहब, जहां से आपने बात का आगाज किया था ना कि रियासत और पुलिस की जिम्मेदारी है, उसमें तो इंसाफ बहुत कम मिलता है और बहुत मुश्किल से, बहुत देर से जाके मिलता है। सबसे पहले जिम्मेदारी है पेरेंट्स की। तो खुदारा अपने बच्चों की खुद हिफाजत कीजिए, ताकि आप इस तरह के जो मैं तो ये कहूँगी घिनौने वाकयात हैं उनसे आप भी बच सके, अपने बच्चों को भी बचा सके। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है, भत्ताखोर एक बार फिर से सरगर्म शहर में नजर आ रहे हैं। बरतानवी नजात शहरी से 3 लाख मांग लिए गए हैं, और ये भत्ता मांगा गया है। पेशावर के हारून ने फोन पर भत्ता मांगा और ना देने की सूरत में अहले खाना समेत जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। क्या कहेंगे सिप्रा साहब? देखें, ये भत्ताखोरी होना ये तो इंतहाई खतरनाक काम होता है। इस पे जाने भी कही गई हैं ताजरों की, उनकी फैमिलीज़ को थ्रेट किया जाता है। और बिलखुसूस ये भत्ता हमेशा कब से मांगा जाता है? ज़्यादातर आपकी जो ताजर बरादरी है, जो बड़े ताजर हैं, उनसे मांगा जाता है, जिनके बारे में मालूम होता है, या फिर अगर वो सराफ जो है, अगर वो सराफा बाज़ार में काम करता है, सोने का काम करता है, वो ताजर जो हैं उनको पकड़ा जाता है। अब ये भी हुआ है कि बरतानवी शहरी है, बरतानवी नजाद है, और यहाँ जोहर टाउन में रहता है। इसको पेशावर से एक बंदा कॉल कर रहा है। इसका क्या मतलब है? या फिर इसका रिश्तेदार है, या फिर इसका क्लोज जानने वाला है, जिसको पता है कि इसके पास कौन से डॉलर्स मौजूद हैं। इवन वो डॉलर्स भी बता रहा है कि कौन से मैंने लेने हैं इनसे। हांगकांग का डॉलर्स मांग रहा है। इसका क्या मतलब है कि वो इनको सब जानता है, इसकी फैमिली को जानता है, बच्चों को जानता है, सबको जानता है। लेकिन यहाँ फिर मैं कहूँगा कि पुलिस की फिर जिम्मेदारी आयद होती है कि जब ये रिपोर्ट हुआ, जब ये दरख्वास्त आई, तो उनको एक्टिव हो जाना चाहिए था। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो कम से कम पेशावर पुलिस को इस बारे में आगाही देनी चाहिए कि उनके पास इस किस्म की दरख्वास्त आई है, और हारून नामी जो शख्स है वहाँ से बैठकर थ्रेट कर रहा है और इस तरह भत्ता मांग रहा है, तो पुलिस अगर उनके साथ ताउन करके उसको पकड़ा भी जा सकता है। बिल्कुल ऐसे। बहुत सारे पकड़े भी गए। अब क्या होगा कि ये मीडिया तक आने का क्या मकसद था कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही होगी, पुलिस उसकी बात नहीं सुन रही होगी। आप एक्सट्रीम लेवल वो कह रहे हैं ना कि घर से निकलना भी छोड़ दिया है मैंने, कि मुझे इस कदर खौफ है, पुलिस ताउन उस तरह से नहीं कर रही है। वजीर आला से, IG साहब से नोटिस लेने की अपील की जा रही है कि मुल्जिमान जो भी हैं
उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए, हाईलाइट किया जाए। तो ऑब्वियसली अगर ताउन नहीं किया जा रहा होगा तब इस लेवल तक वो पहुंचे ना। देखें, अब वो कह रहा है कि मेरा घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। जिस बंदे को आप जान से मारने की धमकी दे दें और बच्चों के मारने की धमकी दे दें तो आप उसके बाद समझते हैं वो घर से निकलेगा? ये मुमकिन नहीं है। जान तो हर किसी को प्यारी है। बात यह है कि हमारे जो अवाम है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना किसकी जिम्मेदारी है? आपके रियासती जो इदारे हैं इनकी जिम्मेदारी है, आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इनकी जिम्मेदारी है, आपकी पुलिस है इनकी जिम्मेदारी है कि आम शहरी अगर उसकी लाइफ उसको नुकसान पहुंच रहा है या उसकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है या इस तरह का प्लान तरतीब दिया जा रहा है कि उसके बच्चों में या उसके ख़ानदान को मुश्किल हो सकती है, तो इसको कबल अज़ वक्त रोकना चाहिए, कबल अज़ वक्त इनको पकड़ना चाहिए। आखिर जिस नंबर से कॉल आई, कहाँ से आई, आज हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। हमारे पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है कि कहाँ से कॉल आई, किस लोकेशन से कॉल आई, कर सकते हैं आराम आप ट्रेस कर सकते हैं किसने की, ये सारी चीज़ें, इवन रिकॉर्डिंग भी मौजूद होगी कि उसने क्या बात की। बात यह है कि दरख्वास्त के बाद हमारी पुलिस हो जाती है। हमारी पुलिस ने कोई सी चीज़ को संजीदा लेना ही नहीं है, चाहे बच्चियों का मामला हो अगवा का, चाहे तवान का मामला हो, अगवा बराए तवान के केसेस हों, इस पर खामोश हो जाती है। पुलिस की कारकर्दगी हमेशा उस वक्त होती है इनके आला अफसरान के सामने जब आप अगवा बराए तवान के केसेस को ट्रेस करें, जब आप अगवा जो हुआ है उस बच्चों को ट्रेस करें, ये तो चीज़ें सामने आती हैं। अदरवाइज आपकी पुलिस खामोश तमाशाई बनी रहे। वही आपने बिल्कुल सही कहा, अगर पुलिस खामोश तमाशाई बनी रहती है तो ये चीजें फिर हम देखते हैं रैपिडली होती रहती हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता। अगली खबर की तरफ चलेंगे। अगली खबर है कोरोना वायरस से मुतासरा एक शख्स जान बहक, 39 मरीज भी सामने आए हैं। अब आज गालिबन ये फैसला किया जाना है स्कूल्स खुलने हैं या नहीं। अब केसेस एक बार फिर से हम देख रहे हैं जो बिल्कुल एंड पे आ गए थे बढ़ रहे हैं। अब फैसला स्कूल खुलने का होना है, अब फैसला हमारे बैंक्वेट हॉल खुलने का होना है। बहुत सारी चीजें अभी भी हम देख रहे हैं कि बंद हैं। अब हमने अगले स्टेप की तरफ जाना है और हालात हमें कहीं से फिर भी फेवरेबल नजर नहीं आ रहे हैं। क्या कहेंगे? लगता तो नहीं है कि स्कूल खुलेंगे, मुझे तो नहीं लग रहा। आप पहले कॉलेज खोल लें, यूनिवर्सिटीज को खोल लें, जो समझदार लोग हैं उस पर किया जा सकता है। आप बच्चों को किस तरह उनके स्कूल भिजवा सकते हैं? ठीक है, आपने 5th क्लास से ऑनवर्ड्स कहा है कि हम लोग इसको खोलने जा रहे हैं, हो भी सकता है आज उसका फाइनल डिसीजन होगा। चले जी, आज इसका फाइनल डिसीजन होगा। हमारे पास वक्त कम है तो ये देखेंगे कि डिसीजन क्या लिया जाता है। खैर, ब्रेक पे जाने से पहले एक अहम खबर आप तक पहुंचानी है और अहम खबर हमारे पास है कारोबारी हफ्ते का पहला रोज सोना 100 रुपए फी तोला सस्ता हो गया है। फाइनली कोई अच्छी खबर है जी। खालिस 24 के रात फी तोला सोना 1,15,800 रुपए का हो गया है जी। तो नाज़रीन, अहम खबर आपने जानी। अभी हम ब्रेक लेंगे। आप हेड ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और अब जी तो नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज आपने जानी और प्रोग्राम के इंट्रो में मैंने जैसे कि जिक्र किया था यौम दिफाए पाकिस्तान का, जो कि कल हमने देखा कि मिली जोशो जज्बे से मनाया गया, जिसमें मैंने कहा कि जिक्र हमें करना है उन लोगों का जिन्होंने कुर्बानियां दी, मुल्क व कौम की खातिर अपनी जान को कुर्बान किया। साथ ही साथ वो लोग जो कि खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, हमारे हीरोज हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात कराने का वादा किया गया था। स्टूडियो में हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगी। स्क्वाड्रन लीडर फैजान ने हमें ज्वाइन किया है और एयरफोर्स ऑफिसर हैं, इन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? फाइन, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो बात करना चाहेंगे हम जंग सितंबर के हवाले से। क्या कहना चाहेंगे? जो कुर्बानियां दी गई, बिलाशुबा पूरी कौम उन कुर्बानियों को याद करती है, खिराज तहसीन पेश करती है और एक वो जो मोहब्बत का जज्बा पूरी कौम का इस तरह के इवेंट्स में नजर आता है, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को और आज के शहदा को सलाम पेश करना चाहूँगा। उसके बाद जहाँ तक 6 सितंबर की बात है तो इसको मैं 3 पहलुओं में देखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वाज द डे ऑफ ग्लोरी फॉर अस एंड इट वाज इंडीड अ डे ऑफ प्राइड फॉर अस। 6 सितंबर को जब दुश्मन ने अपने नापाक अज़ाइम लेते हुए हमारे ऊपर हमला करना चाहा 5 और 6 सितंबर की शब, तो दुश्मन को ये लगा कि वो हमें कोई सरप्राइज़ दे देंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो सरप्राइज़ दुश्मन को उल्टा पड़ा। विद इन 24 आवर्स हमने दुश्मन की फ़ज़ाइया और उनकी आर्मी को टोटली इमोबिलाइज कर दिया था, जिसके बाद उनको दोबारा अपनी कमर सीधी करने में थोड़ा सा वक्त लगा था। जंग तो असल में हम 7 सितंबर को ही जीत गए थे, जब पाक फ़िज़ाइया ने पठानकोट, अमृतसर, आगरा, नीचे कुलाई कुंडा, इन तमाम बेसिस पर एयरफील्ड स्ट्राइक्स करके इनको टोटली डिस्ट्रक्ट कर दिया था। तो
ये एक फ़कत फॉर्मेलिटी थी जो कि हमारा दुश्मन आगे फर्दर जंग को चला कर रहा था। एक्चुअली तो 6 और 7 सितंबर का जो सूरज था वो हमारी फतह का नाम लेकर तलू हुआ था। इसमें इस दिन के हवाले से मैं उन अनसंग हीरोज़ का भी जिक्र करना चाहूँगा जो MM आलम के 5 जहाज़ गिराने से पहले, जब वो जहाज़ में बैठे तो उससे पहले जिस बंदे ने उनको चाय का कप पिलाया, फिर दिदन फ्लाइट लेफ्टिनेंट फ़ारूक जैसे फ़ाइटर कंट्रोलर्स जिन्होंने छम्प सेक्टर पर एक इंतहाई पेशा वराना महारत का मुजाहरा करते हुए जंग करवाई, उनको उस मिशन पे जाने से पहले जिसने नाश्ता करवाया, तो वो लोग भी आज काबिल ज़िक्र हैं जो बिहाइंड द सीन्स है। दोज आर एक्चुअली द हीरोज़ बिहाइंड द सीन। एंड द लास्ट थिंग आई वांट टू से कि हमारी नेशन, एक बहुत बड़ा किरदार हमारी नेशन का था ये जंग जितवाने में, जो यूनिटी उस टाइम पर देखी गई। सियालकोट सेक्टर में एक किसान के हाथ में बेलचा किसी उस F-104 से कम नहीं था। F-104 से हमने एक वक्त में एक तैयारा गिराया जिस पे एक पायलट मारा गया। हो सकता है कि उस किसान के सामने अगर 10 दुश्मनों के सिपाही आते तो वो 10 को मार देता। तो वो यूनिटी का जो मुजाहरा किया गया, इट्स नेवर एवर सीन इन दी हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, और ये तमाम गोल्डन वर्ड्स में आज तक लिखा जाता है और पूरी आलमी दुनिया में इसको माना जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और पूरी कौम जो है हमारे शोहदा को खिराजे तहसीन भी पेश करती है। जिस तरह से जोशो जज्बे का मुजाहरा कल किया गया, और हमेशा से जब भी उन लोगों का जिक्र आता है जिन्होंने मुल्क को कौम की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर दी है, तो सभी लोग जो हैं उनके लिए दुआएं करते नजर आते हैं। मुझे ये बताएगा फैज़ान, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मुल्क को कौम की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर देना। आपको अगले सेकंड का नहीं पता होता कि आपके साथ क्या हो जाना है। ये जज्बा आता कहाँ से है मुल्क की खातिर? बिलाशुबा जब मुल्क का नाम लेते हैं तो वो खुद ब खुद आपको एक फीलिंग ऐसी आती है, लेकिन आप लोगों के जज्बात क्या होते हैं, वो हमारी लोगों के साथ, कौम के साथ कैसे शेयर करेंगे आप? जिस कौम के साथ ये चीज़ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जज्बे में वो हमसे भी आ गए हैं। ये हम 27 फरवरी को भी देख चुके हैं, ये हम 6 सितंबर को भी देख चुके हैं, और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में देख चुके हैं। ये जज्बा इनहेरिटेड है, ये हमारी ओवरऑल जो नेशन है और जिस उम्मत से हम ताल्लुक़ रखते हैं, इस उम्मत में ये इनहेरिटेड है। अल्लाह ताला की मदद और ये जज्बा, दिस बोथ थिंग्स कपल टुगेदर टू गिव द आउटपुट विच वी आर डिलीवरिंग टुडे। तो ये इस जज्बे के हिसाब से मैं कहूँगा कि ये जज्बा तो एक मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन हम तो माँ के पेट से सीख के आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बाकी नेशन हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, ये हमारी कुव्वत बाजू है, और इस जज्बे के पीछे नेशन का बहुत बड़ा हाथ है। आप इसी तरह यूनाइटेड रहें और हमें इसी तरह सराहते रहें। हम आपके रखवाले हैं, इंशाल्लाह हम आपके ऊपर कोई आंख उठने नहीं देंगे। बिलाशुबा ये हम देखते हैं, जज्बा हमें हमेशा नजर आता है कि जब भी मुल्क पे, कौम पे कुछ ऐसा मुश्किल वक्त आता है तो यह तमाम हमारे हीरोज़ जो हैं वो मुल्क की खातिर अपनी जान तक कुर्बान करने का दरेग नहीं करते। इस फील्ड में आप कैसे आए, कुछ मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी। प्लान था या फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो प्रायोरिटीज़ चेंज करते गए? वेल, स्टार्टिंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे ताया थे, वो हर 6 सितंबर पे हमें मेजर अजीज़ भट्टी की शहीद की उस पे यादगार पर लेकर जाया करते थे। तो ये एक पैशन तब से ही जनरेट हुआ था। फिर जब मैंने FSC की, थोड़ा सा डी ट्रैक हुआ था, बट वंस अगेन व्हेन आई रिकॉल्ड के व्हाट आई एक्चुअली वांटेड, तो आई ज्वाइंड दिस। एंड येस, ऑफ कोर्स इसमें मेरी फैमिली की बहुत बड़ी सपोर्ट है। फैमिली ने भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट किया। इससे बड़ी सपोर्ट क्या हो सकती है तमाम ऑफिसर्स और उनकी फैमिली की, कि वो वर्दी जो हम खुद ये समझते हैं कि इसमें हमने वापस आना है या नहीं आना, ये हमें भी नहीं पता। इट्स नथिंग लेस देन अ कॉफिन फॉर अस। तो वो वर्दी प्रेस करके हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ वो हमें प्रेस करके पहनाती हैं कि जाएं, हालांकि उनको भी पता होता है। तो इट्स इवेंचुअली दैट्स हाउ आई जस्ट सिलेक्टेड, एंड विद द फैमिली सपोर्ट एंड दैट पैशन व्हिच आई ऑलरेडी हैड बाय द वर्च्यू ऑफ माय ताया। सही। तो ये यूनिफॉर्म पहनना जो है वो हमें सिर्फ नज़र आता है कि यूनिफॉर्म पहना है, एक्चुअली ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मुझे बताइएगा, क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं आप जब ये यूनिफॉर्म पहन लेते हैं? तो क्या आपकी फीलिंग्स होती हैं कि अब आप बिल्कुल एक फील्ड में आ चुके हैं और आपको अब डिलीवर करना है? क्या क्या उस टाइम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आप समझते हैं?
फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ आई टॉक अबाउट दिस यूनिफॉर्म, तो दिस यूनिफॉर्म इज़ नथिंग लेस देन अ स्किन फॉर अस। ये हमारी खाल है। ये वर्दी अगर फॉर एग्जांपल मैं उतारने का भी सोचता हूँ तो मैं सोच भी नहीं सकता एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ छोटी मोटी नहीं है हम पे। एज एन एयर डिफेंस फाइटर कंट्रोलर हम वो पहली सर्वेलेंस की लाइन है जिन्होंने देखना है कि दुश्मन आ रहा है तो अब हमने उसके ऊपर क्या रिएक्शन देना है। तो ये अगर मेरे से कोई गलती से कोई काम ख़राब होता है तो वो मेरे ऊपर नहीं आएगा ना, मेरी यूनिट पे, मेरी स्क्वाड्रन पे नहीं आएगा, मेरी बेस पे नहीं आएगा, कमांड पे नहीं आएगा। इट्स गोइंग टू बी अ ब्लॉट ऑन द नेशन। दिस इज़ द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वी आर हैविंग ऑन आवर शोल्डर्स व्हेनेवर वी आर डूइंग आवर परफॉर्मिंग आवर ड्यूटीज़। एंड ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें आँख तक झपकने नहीं देती। बिल्कुल आपने सही कहा, बिलाशुबा इस पे आपको इतना एक्टिव रहना पड़ता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कुछ नाज़रीन के साथ अपना आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, जब आप ड्यूटी पे मौजूद होते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं, जिस तरह के आपने बताया कि आँख झपकना भी आपके लिए जो है एक बड़ी लापरवाही हो सकता है, कितना एक्टिव रहना पड़ता है आपको? मैं इसको 6 सितंबर से थोड़ा सा रेलेवेंट कर दूँगा कि 6 सितंबर की जंग कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली 6 सितंबर से पहले ही स्टार्ट हो चुका था। जब 1 सितंबर में हमारे एक स्केसर बेस जो है वो उस टाइम पे जदीद रडार से लेस थी, तो स्केसर बेस के रडार ने जब दुश्मन के 4 वैम्पायर्स तैयारों को हमारी तरफ अप्रोच करते देखा था, तो दिस इज़ दैट वाज द एक्चुअली टाइम टू जनरेट द रिएक्शन। तो ये वो ड्यूटी है जो अगर टाइमली नहीं होगी तो दुश्मन आकर कहाँ से आया कहाँ गया आपको पता ही नहीं चलेगा। और इसके लिए आप 24 घंटे तैयार होते हैं? 24/7 एक ये, और इसके साथ हमने अपने जंगी तैयारे 24 घंटे तैयार रखे हुए होते हैं जो हमने पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट लोकेशंस पर फैलाए होते हैं। सो इफ़ एनिमी वांट्स टू इंट्रूड फ्रॉम any place all along the border, we will inshallah give them a very positive response। और आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी, तो जब हम ड्यूटी पे बैठते हैं तो ये जो मैं फ़ील करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जितने मेरे भाई ऑफिसर्स और जितने मेन हैं, पूरी पाक फ़ज़ाइया जो करती है, हम अल्लाह ताला का नाम लेके ड्यूटी स्टार्ट करते हैं कि हमारी इज़्ज़त अगर इस ड्यूटी पे बची रही तो इस कौम की भी इज़्ज़त बची रहेगी। तो अल्लाह ताला की मदद हमेशा शामिल होती है, कपल्ड विद आवर ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग हमें पाक फ़ज़ाइया ने करवाई उस सब का आउटपुट हम बैठे हुए हर ड्यूटी पे दे रहे होते हैं, और ये आउटपुट कभी कम नहीं होता। ये ज़्यादा होते हैं हमने देखा है, कम होते कभी नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, कुछ आपने ट्रेनिंग की बात की, मुझे बताइएगा ये ट्रेनिंग आपकी साथ साथ चलती रहती है, प्रैक्टिस मशकें साथ साथ आपकी चलती रहती हैं? दिस इज सम काइंड ऑफ बेसिक ट्रेनिंग जो कि सबके लिए कंपल्सरी होती है, विच वी अंडरगो इन PF अकेडमी रिसालपुर। It's named after Sir Asghar Khan, PF Academy Asghar Khan right now. So the basic training is over there. उसके बाद जब हम अपनी स्क्वाड्रन्स पे रिपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारी कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग चलती रहती है। उसकी रीज़न है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आती जा रही हैं दुनिया में, और हर टेक्नोलॉजी के मुताबिक आपको दोबारा से ट्रेन होना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये ट्रेनिंग इट्स लॉन्ग लाइफ गोइंग टिल द टाइम वी आर वेयरिंग दिस यूनिफॉर्म और वी आर इन द स्क्वाड्रन्स। बिल्कुल सही कहा आपने। देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, कौम को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा आज कि जिस तरह से हमने यूनिटी का मुजाहिरा 6 सितंबर को किया था, उसी तरह से वंस अगेन हमें यूनाइट होने की ज़रूरत है। ऑल्दो हम यूनाइट भी हैं, कुछ ऐसे अनासिर हैं जो हमें डिस्पर्स करने की कोशिश करते हैं, बट द नीड ऑफ द आवर इज़ टू गेट यूनाइटेड and stand together on the same platform against the internal and external enemies of Pakistan and to the nation. I can proudly say this, you all can sleep tight, Pakistan Air Force is awake. इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए एंड विश यू गुड लक। बिलाशुबा नाज़रीन, यही वो लोग हैं जिनकी वजह से मैं अगर ये कहूँगी कि हम चैन की नींद सो सकते हैं, इनकी खिदमत की वजह से। तो इनको खिराज अकीदत, खिराज तहसीन हमने पेश करना है, और इनकी कुर्बानियाँ जो हमारे शोहदा ने दी उनको भी हमें याद रखना है, उनकी लाज रखनी है। यही असल मकसद है इन चीज़ों को डिस्कस करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, कौम के वो बहादुर सपूत जो कि मुल्क को कौम के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं, उनसे आपकी मुलाकात आज के स्पेशल शो में हम करवा रहे हैं। सबसे पहले सलाम पेश करते हैं उन माओं को जिन्होंने जन्म दिया, इन बहादुर सपूतों को जो कि मुल्क को कौम की हिफाजत करते हैं और किसी भी किस्म की मैली आंख को मुल्क की तरफ उठने से पहले ही दबा देते हैं। स्टूडियो में हमारे मेहमान जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। स्क्वाड्रन लीडर सलमान अहमद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया
आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज के दिन की मुनासबत से क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जैसे आज का दिन बहुत ही अहमियत लगता है हमारे लिए। बेसिकली हमें याद दिलाता है हमारे उन जवानों की, उन फाइटर पायलट्स की कुर्बानियों की, और साथ साथ उनकी बहादुरी की, उनके बुलंद जज्बात की, जो कि हमारे लिए बायसे फ़ख्र हैं। तो बेसिकली आज का दिन हमारे लिए बहुत ही प्राउडेस्ट मोमेंट है। बिल्कुल, बिलाशुबा ना सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरी कौम के लिए आज का दिन फ़ख्र का दिन है। मुझे बताइएगा, जज्बा सभी लोगों में बहुत ज़्यादा होता है, हुब्बुल वतनी का जज्बा। जब बात की जाती है वतन से मोहब्बत की तो हमें तमाम कौम यकजा नज़र आती है, लेकिन जो जज्बा हमें आप लोगों में नज़र आता है, वतन के लिए जान कुर्बान कर देने से दरेग नहीं करते हैं, किस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो अब आपने फील करना शुरू की और इस तरफ आपने आने का प्लान किया? बचपन से ही प्लान था? जी बिल्कुल, बचपन से एक जैसे छोटा बच्चा होता है उसे शौक़ होता है फ्लाइंग का, इस तरह मुझे भी शौक़ था। लेकिन साथ साथ ये कहूँगा कि फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। जो डिफेंस शो के शोज़ होते थे बेसिस पे उधर लेके जाना, फिर मीडिया ने अपना बड़ा रोल प्ले किया इसमें कि जो शोज़ होते थे वो हम देखते थे उसमें। फिर लेकिन बाय द टाइम एकेडमी में रिपोर्ट की तो वहाँ जाके अंदाज़ा हुआ कि जो मिशन है, जो कि गोल है, वो बहुत बड़ा है। तो उसके साथ साथ क्या है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी है। तो यही कहना चाहूँगा कि पैशन के साथ स्टार्ट किया था, लेकिन अभी हमारी यही कोशिश होती है कि उस पैशन के साथ साथ उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के और पूरी हम अपना आउटपुट दे सकें जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी। बिलाशुबा इस पे जब तक पैशन आपका जज्बा नहीं होगा, आप उस तरह से जो है वो डिलीवर भी नहीं कर सकते। माओं का दिल कहा जाता है बड़ा नरम होता है, और फिर इतने बड़े काम के लिए अपने बेटे को मुंतखब कर लेना, सेलेक्ट कर लेना, जाने के लिए रजामंदी जाहिर कर देना, कैसे आपकी माँ रजामंद हो गई? बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन जो मेरी वालदा हैं वो कदरे, उनका जो दिल है वो बहुत मजबूत है। वही बेसिकली उन्होंने ही मुझे, एक ड्राइविंग फोर्स है मेरे लिए, उन्होंने ही मुझे पुश किया है कि आपको जाना चाहिए। यूँ बेसिकली वही कि घर का माहौल होता है जिस तरह वो बच्चों को आप ग्रूम करते हैं, तो वालदा का इसमें मेरा बहुत बड़ा हाथ है। अगर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उस फ़ौज का आज मैं हिस्सा हूँ जिनकी वो दुआ किया करती हैं। बिलाशुबा, और ये बहुत बड़ी बात होती है जब आपकी माँ ही आपकी सपोर्ट होती है तो मेरे ख्याल से फिर आपको किसी किस्म की कहीं पे भी आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आपका जज्बा कम होने जा रहा है। मुझे ये बताएगा, एयर डिफेंस का असल में जनरल रोल क्या है? हमारे नाजरीन के इन्फॉर्मेशन के लिए क्या किरदार अदा करती है? मैं बेसिकली GDP ऑफिसर हूँ, तो मेरा बेसिकली फ़्लाइंग से ताल्लुक़ है ज़्यादा। तो हमारा बेसिकली फ़्लाइंग ऑपरेशंस होते हैं जो कि कुछ स्टेजेस में जिनका इंतखाब किया गया है कि फ़र्स्ट वो मेंटेन होते हैं, फिर फर्दर हम उनको फ्लाई करते हैं। इसमें यही कहना चाहूँगा, जैसे हम GDP हैं, हम जो फ्लाई करते हैं, हमारे साथ और हमारे एक बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, जैसे भी आपने पहले ही जिक्र किया एयर डिफेंस का, उसी के साथ साथ हमारे इंजीनियर्स हैं। ठीक, तो बेसिकली हमें उन पर ट्रस्ट भी होता है और एक ट्रस्ट पे बेसिकली हम चलते हैं। वो हमें जहाज़ फ्लाई वर्दी बनाते हैं, फिर हम उन्हीं के ट्रस्ट को लेके आगे चलते हैं, उनको फ्लाई करके आते हैं, और हमारी यही कोशिश होती है कि हमसे भी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे हम बढ़कर ही दें। बिल्कुल सही कहा। कुछ एक्सपीरियंस बताइएगा जब आप इस तरह से फ़िज़ाई हदूद में होते हैं, वो जज्बा, वो फीलिंग्स नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल, एक एडवेंचर और थ्रिल तो होता ही है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जब आप कॉर्पोरेट में होते हैं तो ये फीलिंग्स आपकी बहुत पीछे रह जाती हैं। उस टाइम पे आपके कंधों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कुछ कौम को भी आपसे कुछ उम्मीदें हैं, तो कुछ आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ टास्क हैं जो बेसिकली आप चाहते हैं कि वो आप अपनी पूरी एफर्ट दें उस पर। तो बेसिकली हमारा फोकस यही होता है कि जो हमारा मिशन है, जो हमारा टास्क है, उसमें हम 100% दें अपना और डिलीवर करें एट एनी कॉस्ट। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कुछ जब आपने ज्वाइन किया, एक्सपीरियंस कैसा था, सीखने का अमल, और फिर इस स्टेज तक पहुंचने का किस तरह देखते हैं? कभी टफ लगा, कभी ये लगा कि मुश्किल है, शायद मैं इसको कंटिन्यू ना कर पाऊँ? बिल्कुल, जैसे मैंने जिक्र किया कि पैशन, एक लगन होनी चाहिए आपके, कोई भी काम करते हैं, जैसे हमारा दीन भी तलकीन करता है। तो आपकी अगर लगन है और आप मेहनत करते हैं तो आपको फिर फ़ौज, आप किसी भी फ़ौज में हैं, कोई भी काम करते हैं तो वो आपको उसमें कोई मुश्किलात पेश नहीं आती हैं। अगर आपका दिल है, आपकी विल है, तो आप सारी चीज़ें अचीव कर लेते हैं। और हमेशा से कोई इंस्पिरेशन भी इंसान की रहती है कि इस लेवल तक हमने पहुंचना है। कभी कोई किसी को इंस्पिरेशन बनाया हो और चाहा हो कि मैंने इस मकाम तक पहुंचना है? बिल्कुल, इंस्पिरेशन हमारे लिए सारे हमारे हीरोज़ हैं, स्पेशली जो PF के फाइटर पायलट्स हैं जिन्होंने 65-71 में बहुत अच्छे मार्के मारे थे, और फिर लास्ट ईयर जो एक हमने स्विफ्ट रिटॉर्ट में PF का एक रिस्पॉन्स था। तो यही चीज़ें होती हैं बेसिकली जो हमारा मोराल भी बूस्ट करती हैं और हमें
आगे और अच्छा काम करने के लिए बैक करती हैं। बिल्कुल, जंग स्तंभर का आपने जिक्र किया, कुछ जंग स्तंभर की चीज़ें आप हमारे नाज़रीन के साथ डिस्कस करना चाहें, हीरोज़ का किरदार डिस्कस करना चाहें, क्या कहेंगे जंग स्तंभर के हवाले से? बिल्कुल यही कहना चाहूँगा कि आजकल भी हमें चाहिए कि हम अपने इन हीरोज़ को पढ़ें कि जिस तरह हमारे हीरोज़ MM आलम, सरफराज रफ़ीकी, जिन्होंने बग़ैर अपनी जान की फ़िक्र किए, बग़ैर किसी चीज़ का सोचे दुश्मन को एक बड़ा ठीक ठाक जवाब दिया, जिसकी वजह से आज हम एक आज़ाद कौम है और अपना सर फ़ख्र से उठा के जी रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, आप लोगों की सीट पे जो लोग हैं उनको बड़ा एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है, 24 घंटे हर तरफ नज़र रखने की ज़रूरत होती है, तो ये जिम्मेदारी आप किस तरह से निभाते हैं? बिल्कुल, हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो जब हम अकेडमी में जाते हैं तो तब से ही हमारा ये बेसिकली प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। देखा जाए तो हमारी ट्रेनिंग उस एक दिन के लिए हो रही है बेसिकली कि जब हमारी मुल्क को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारा ये शुरू से ही हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा बना दिया जाता है, तो हम शुरू से ही इसमें हम ट्रेन होते हैं। सही सही। कुछ अपनी पहली परवास का आप हमारे नाजरीन के साथ अगर वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, क्या फीलिंग्स थी? बिल्कुल, बहुत एक्साइटमेंट होती है, लेकिन वही उसी के साथ दोबारा यही कहना चाहूँगा कि एक्साइटेड तो था ही था, लेकिन थोड़ी बहुत आपको उस टाइम पे पहली दफ़ा उस उम्र में एक एहसास ज़िम्मेदारी होती है कि मुल्क ने, मेरे इंस्ट्रक्टर्स ने मुझ पे एक भरोसा करके ये मुझे एक मशीन दी है जो चाहते हैं कि इसको मैं अपनी फुल कैपेसिटी पे उड़ाऊँ, ऑप्टिमम उड़ाऊँ और अपने मुल्क की किसी तरह से खिदमत कर सकें। नौजवान जो देख रहे हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? किस चीज़ की ज़रूरत होती है सबसे पहले आपको ये फील्ड ज्वाइन करने के लिए? क्या क्या चीज़ें प्लान करनी चाहिए? जब आप स्टडी कर रहे हैं, आपको किन किन चीज़ों को पहले से ही प्लान करना है अगर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं? बिल्कुल, इस फील्ड के लिए ज़्यादा सबसे ज़रूरी है कि आप में पैशन हो, आप में लगन हो, फिर आपको ये जो ट्रेनिंग टफ़ का है वो आपको फिर उस तरह की शायद ना लगे कि अगर आप में पैशन है, और साथ ही साथ आप मेहनत करें, जो आपको अभी जिस काम के लिए चुना गया है उस काम को अभी आप पूरा करें पूरी अपनी ईमानदारी से, और यही हमारा दीन भी कहता है कि जो भी काम आपको दिया जा रहा है उस पर आप अपना 100% दें। सही। साथ ही साथ कुछ पेरेंट्स भी इस टाइम हमारा शो देख रही हैं, माएँ जो डरती हैं बच्चों को, उनका हौसला बुलंद नहीं करती हैं कि वो इस फील्ड में आएँ, उनको आप कुछ मैसेज देना चाहिए? मैं समझता हूँ कि जो हमारी कौम है और जो हमारी माएँ हैं उनमें हमसे ज़्यादा जज्बा है, तो मैं समझता हूँ कि हमें उन्हीं से ज़्यादा सीखना चाहिए, हमें अपने माजी के एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए कि जिस तरह हमारी कौम इकट्ठी हुई थी, और हमारी कौम ही हमें बेसिकली बैक करती है कि जिसकी वजह से हमें भी हिम्मत आती है तो हम आगे दुश्मन का अच्छी तरीके से मुकाबला करते हैं। और उसमें माँओं का किरदार सबसे ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि आपके घर में सबसे बड़ी सपोर्ट ही आपकी माँ होती है। अगर माँ आपको हौसला देगी तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होती जाती हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को आप? आज के दिन के हिसाब से यही मैसेज देना चाहूँगा कि पहले भी और इंशाल्लाह आइंदा मुस्तकबिल में भी हमारे मुल्क पे कोई भी जहारियत की गई, कोई भी मिस एडवेंचर किया गया, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान एयर फोर्स पूरी तैयार है उसका मुकाबला करने के लिए। जिस तरह हमने लास्ट ईयर एक सरप्राइज़ दिया था, इंशाल्लाह अगर दुश्मन ने कोई मिस एडवेंचर किया तो फ्यूचर में भी विल सरप्राइज देम अगेन। एक सरप्राइज़ नहीं बल्कि हमारी पाक फ़ौज जो है, हमारी पाक फ़िज़ाइया जो है, वो आपको ज़बरदस्त दुश्मन को जो है वो सरप्राइज़ देने के लिए हमातन गोश्त है, हमातन तैयार है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। हैं कौम के बहादुर सपूतों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो कि मुल्क कौम की खातिर अपनी जान की परवाह भी नहीं करते और अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। स्टूडियो में हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगी। मोहम्मद आफरीदी जो कि इंजीनियरिंग ऑफिसर हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज यौम पाक फ़िज़ाइया, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के मुनासिबत से? जी बिल्कुल, मुसल्लह फ़ौज की तारीख में 6 और 7 सितंबर बहुत अहम मानी रखती है। इस दिन हमने दुश्मन को साबित करके दिखाया है कि अगर आप रात की तारीकी में भी हम पर हमला करेंगे तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इसी दिन में हम अपने शोहदा को और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उसको हम सलाम पेश करते हैं। बिल्कुल, जब शोहदा का जिक्र करते हैं ना तो ऑब्वियसली एक जज्बा सा आपके अंदर आता है। अगर आम लोगों में वो जज्बा होता है, आप लोगों के लिए तो वो जज्बा बहुत ज़्यादा
आम लोगों से बहुत ज़्यादा आप लोग फील करते होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की बढ़ जाती है जब आपके सामने मिसालें बना के लोगों को रख दिया जाता है कि ये वो लोग हैं जो कि कौम का फ़ख्र हैं। कैसा लगता है आप? बिल्कुल, हर फील्ड में ना, डिफेंस में हर किसी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हर किसी का अपना एक रोल एंड टास्क है। अगर वो टास्क अचीव ना किया जाए तो आप मिशन को अकम्प्लिश नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम हर वक्त तैयार रहते हैं, हम अपने जहाज़ों को इस मिशन के लिए तैयार रखते हैं ताकि हम उस मिशन को अकम्प्लिश करें। बिल्कुल, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपकी है कि आपने जहाज़ों को उस मिशन के लिए तैयार रखना है। इंजीनियरिंग ऑफिसर हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक इंजीनियरिंग ऑफिसर की, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। रोल एंड टास्क ऑफ इंजीनियर इज़ टू इंश्योर द सर्विसिबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट टू द स्टेट ऑफ आर्ट। We prepared the aircraft. सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है मेरे ख्याल। Exactly. We prepared the aircraft according to mission configuration. जब आपका जहाज तैयार नहीं होगा तो आप मिशन कैरी आउट नहीं कर सकते। पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मुझे बताइएगा, ये ऑब्वियसली आपके ऊपर हर टाइम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, टाइम टू टाइम चेक करना चीज़ों को, किस तरह से टाइमिंग्स क्या उसकी होती हैं? आपको टास्क दिया जाता है कि ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये टाइमिंग है, इस टाइम पे आपने सारा चेक करना है, किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाते हैं? Actually, we ensure that the aircraft should be serviceable all the time. जितने भी हमारे पास जहाज़ अवेलेबल हो वो हर टाइम मिशन के लिए अवेलेबल हो। तो हम सर्विसिबिलिटी को इंश्योर करवाते हैं कि जितने भी हमारे पास जहाज़ हैं 100% सर्विसेबल हो ताकि वो अपने मिशन कैरी कर सकें। सही। अच्छा, सर्विसेबल सिर्फ बनाना या फिर आप साथ भी फ्लाइट में कभी होते हैं? नहीं, एक्चुअली इंजीनियर का काम है कि उस एयरक्राफ्ट को रेडी करना। ठीक है। जब पायलट कोई एंट्री लेकर आते हैं हम उसको रेक्टिफाई करते हैं और उसी को उस जहाज़ को कैपेबल बनाते हैं अगेन मिशन के लिए। सही। तो जब आप इस फील्ड में आए, इंजीनियरिंग ही क्यों सिलेक्ट की, इस डिपार्टमेंट में जाना ही क्यों सिलेक्ट किया? By profession, I want to be an engineer. सही। Before joining Air Force, I was in UAT Lahore doing mechatronics engineering. सही। So वहीं से मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया, इधर एज एरोनॉटिकल इंजीनियर में आया हूँ। कुछ मैं स्टार्टिंग से आपसे जानना चाहूँगी कि आप प्लान कर रखा था इंजीनियर ही बनना है और इस तरफ जाना है, या रैंडमली चीज़ें होती चली गई? Actually, I got inspiration from my father and my uncle. Both were in the army. बचपन से उनको यूनिफॉर्म पहनते हुए देखा, उन्होंने हमें फ़ौज के बारे में बताया। यानी इंस्पिरेशन आपका यूनिफॉर्म थी? Exactly. सही। तो वही जज्बा और मोटिवेशन लेकर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मकाम पर हूँ। सही। तो फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मदर्स बड़ी टची होती हैं कि अगर ऑलरेडी फील्ड में, इस फील्ड में आपके फादर हैं, और फिर क्या उन्होंने परमिशन दी कि आप जा सकते हैं? एग्जैक्टली, मदर ने हमेशा मेरे फादर को भी सपोर्ट किया, इसी तरह उन्होंने मुझे भी सपोर्ट किया। हमेशा एक माओं का ये जज्बा होता है कि अपने बेटे वो मुल्क के लिए कुछ कुर्बानियाँ दे सकें, तो इसी तरह मदर ने मुझे सपोर्ट किया। सही। और जब आपके फादर आपके हीरो होते हैं ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि अगर अब मैंने इस लेवल तक पहुंचना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बहुत ज़्यादा है। मेहनत, लगन, चैलेंजेस, किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? एग्जैक्टली, फादर हमेशा हर किसी के लिए एक हीरो होते हैं। जब आप अपने फादर को देखते हैं आप चाहते हैं कि मैं उनके नक्शे कदम पर चलूं, और वो उन्होंने जो टारगेट, जो अचीवमेंट अचीव किए हैं, तो आप भी चाहते हैं कि मैं वो अपने एम्स एंड गोल अचीव करूं। तो उसी लगन से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से फोर्स। अच्छा, मेहनत आप जितनी मर्जी कर रहे हो, कुछ बीच में ऐसा एक स्टेज आ जाती है कि आपको वहाँ पर लगता है कि आपकी मेहनत कहीं ना कहीं कम पड़ी है, चैलेंजेस उस पर ओवरकम कर जाते हैं। कभी आपको ये फील हुआ कि बहुत ज़्यादा टफ टाइम आ गया है अब मेरी जॉब के दौरान, पता नहीं मैं अपनी मंजिल तक पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा? एग्जैक्टली, जब आपके अंदर पैशन होता है ना, तो आप किसी चीज़ से नहीं घबराते हैं। आपके अंदर वो पैशन लेकर ही आप उसको अपने एम तक पहुंचते हैं। तो जब भी मुश्किल टाइम आता है तो हमेशा फैमिली ने सपोर्ट किया, अपने सीनियर्स ने हमें सपोर्ट किया, उन्होंने हमें गाइड किया है कि किस तरह चलना है। तो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह थैंकफुल टू देम। सही। यानी आप फैमिली को और सीनियर्स को ये क्रेडिट देते हैं। देखने वालों को, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, कोई मैसेज ऐसा देना चाहेंगे? क्योंकि अगर हम वैसे एक ओवरव्यू करें तो ये चीज़ें मुश्किल भी लग रही होती हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा होती हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें नज़र आती है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत नॉन सीरियस बंदा और इस तरफ आने का सोच भी सकता है। क्या क्या चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होनी चाहिए अगर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो? एग्जैक्टली, एक तो आपका पैशन होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो कोई और फील्ड है, बिल्कुल। उसमें आपका अगर पैशन और जज्बा है तो आप उस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। इसी तरह मुल्क में काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं जो कि मुल्क के लिए काम करती हैं, लेकिन डिफेंस फोर्सेस वी स्टैंड आउट अगेंस्ट द वर्ल्ड, और हमने हमेशा प्रूव किया कि वी आर द बेस्ट। और यही एक जज्बा है कि ओनली द बेस्ट आर सेलेक्टेड इन फोर्सेस।
तो वही जज्बा लेकर। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, जिस तरह जिद्दत आ रही है, नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, आप ये नहीं कह सकते कि आपने सब सीख लिया है, फुल स्टॉप लग गया है। ऑब्वियसली आपकी फील्ड में भी ऐसा होता होगा कि नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता रहता होगा। स्टडी वो है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। आप अगर रुक गए तो फिर आप बहुत पीछे रह गए, ऐसा फील होता है कभी? एग्जैक्टली, आपकी बात सही है। हम एज ए इंजीनियर हमें साथ साथ मास्टर्स का भी मौका देते हैं, हमें PhDs भी करवाते हैं। सो मीन लर्निंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। हम सीखते रहते हैं, हमें कोर्सेज पे भेजा जाता है, जो नए टेक्नोलॉजीज आती हैं उसके बारे में हमें पढ़ाया जाता है, तो उसको काउंटर करने के तरीके हमें बताए जाते हैं। तो ये इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। क्या महसूस करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में आके? क्या लाइफ चेंज हो गई, पर्सनालिटी, और उसके साथ साथ वो ऑब्वियसली आप जिस तरह से पहले अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं, यूनिफॉर्म पहनने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती हैं, बिल्कुल आप चेंज हो जाते हैं। और जब आप चेंज होते हैं ना, हर रोज़ आपने यूनिफॉर्म पहनना है, वो चीज़ें आदतन आपका हिस्सा बन जाती हैं। ऐसे कभी फील किया है जो चीज़ें नहीं भी मेरी नेचर का हिस्सा थी, वो भी मैंने ऐड कर ली अपने अंदर? एग्जैक्टली। जब हम फोर्स ज्वाइन करते हैं तो पहले ट्रेनिंग करते हैं। उस ट्रेनिंग पीरियड में आपको आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो उस तरह बिल्ड की जाती है, तो आप उस पर्सनैलिटी को फिर आगे लेकर चलते हैं। तो उसी पर्सनैलिटी को जब आप लेकर चलते हैं आगे, तो आपको कोई फील नहीं हो रहा था कि यू हैव डूइंग समथिंग ऑड। तो आप वो रूटीन में होते हैं आपके लिए, तो कोई भी आपके लिए ऐसा चैलेंज नहीं होता। यानी ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग सिखा दी जाती हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने हीरोज़ को हमेशा याद रखें, क्योंकि कहते हैं कि अ नेशन दैट फॉरगेट्स इट्स पास्ट हैज़ नो फ्यूचर। अगर हम अपने हीरोज़ को याद नहीं रखेंगे तो कल को हम हीरो प्रोड्यूस करना छोड़ देंगे। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। जब हम हीरोज़ को भूल जाएंगे तो हम हीरो प्रोड्यूस करना छोड़ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू गुड लक। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से शो में ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और आज के स्पेशल शो में जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही जिक्र किया था कि हम आपकी मुलाकात कराएंगे उन बहादुर सपूतों से जो कि अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगा उनके एक्सपीरियंस जान के। आई होप कि आपको भी इंफॉर्मेशन भी मिली होगी और इनका जज्बा क्या होता है, उन माओं का जज्बा क्या होता है, वो जानकर आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले डिफरेंट मोबाइल रेट्स क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो हमारे पास है जी Vivo Y93 मोबाइल और इसकी कीमत है 22,999 रुपये। Oppo A7 मोबाइल है 31,999 रुपये इसकी प्राइस है। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है जी सैमसंग गैलेक्सी A70 59,999 रुपीज में। अगर आप ये खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मोबाइल है Lenovo Y P1M और इसकी कीमत है 17,900 रुपए। और अब अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अगला सेगमेंट है बचत बाजार। जी तो सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं सेल्स कहाँ लगी हैं। ब्रांड है हमारे पास जी गुल अहमद, जहाँ पर अगर आप जाएंगे तो अप टू 50% यहाँ पर ऑफ है। यहाँ पर आप जा सकते हैं और सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांड है जी बीच ट्री पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी अप टू 50% ऑफ है। यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद अगर आप कारफोर्ड पे जा रहे हैं, प्रमोशन पर क्या चीजें अवेलेबल हैं वो भी मैं आपको बताती चलूँ जी। सबसे पहले है मेंस मल्टी ट्रिपल पोलो शर्ट और इसकी प्राइस क्या है जी 1,049 रुपये। प्रमोशन पर 899 रुपये में ये आप खरीद सकेंगे, यानी इस पर आप 150 रुपये की बचत कर सकते हैं। किचन टॉवल और इसकी प्राइस है 399 रुपये, प्रमोशन पर 299 यानी 100 रुपये की बचत इसकी आप कर सकेंगे। जी तो नाज़रीन, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अगला सेगमेंट है माल का हाल। एक नजर डाल लेते हैं गैर मुल्की करेंसी रेट्स क्या हैं।
और अब शामिल कर लेते हैं अगला सेगमेंट, आज के भाव। सब्जियों की कीमतें क्या हैं वो हम आपको आज के भाव में बताते हैं, लेकिन चूंकि न्यूज सेगमेंट में हसन हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने मार्केट में रेट्स क्या हैं वो बता दिए। और फिर एक बार से जिक्र मैं यहाँ पे ये करना चाहूंगी कि हसन भी जैसा कि बता रहे थे कि महंगाई बहुत ज्यादा है, सब्जियों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, आम आदमी के पहुंच से दूर हो गए हैं। तो रिक्वेस्ट एक बार फिर से यही होगी कि खुदारा ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुतहर्रिक कर दीजिए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। बीफ के रेट्स क्या हैं ये आपके साथ सबसे पहले मैं शेयर करूंगी। बीफ पर केजी जेनिथ शॉप पे अगर आप जाएंगे तो 450 रुपीज में आप खरीद सकेंगे और बीफ मेंस आपको यहां से मिलेगा 850 रुपीज में। इसके बाद मटन पर केजी यहां पर अवेलेबल है 1350 रुपए में, मटन मेंस आपको मिलेगा 1650 रुपए। चिकन रेट में आपके साथ शेयर करूंगी। जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक मार्केट में अवेलेबल है 131 रुपए में और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 190 रुपीज। इसके बाद एग रेट्स शामिल कर लेते हैं और सबसे पहले रिटेल प्राइस क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। 128 रुपए दर्जन में आप अंडे खरीद सकेंगे। और इसके बाद अगर आप जाएंगे होलसेल से खरीदारी करने के लिए, यहां पर 126 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और अगर आप जाएंगे गोरमे पे तो गोरमे पे 127 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। जी तो नाज़रीन, आपने रेट्स जान लिए, आपको आपका बजट डिसाइड करने में भी और आज आपने एक्चुअली घर में बनाना क्या है ये भी चीज़ें जो हैं आपको डिसाइड करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। पूरे आज के अगर शो के बारे में मैं बात करूं तो हमारी हमेशा से कोशिश ये रहती है कि शहर के जितनी भी अहम अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करते रहें। शहर में होने वाली जो सूरत हाल, आपकी आवाज़ है, आपकी परेशानियाँ हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहें और आपको मेहमानों से भी मिलवाते रहें। इंशाल्लाह कल ज़िंदगी रही तो ये सिलसिला इसी तरह से जारी रखेंगे। शहर की हर खबर, हर मसला, आपकी आवाज़ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हुकाम बाला तक पहुंचाते रहेंगे, आपके मसाइल उजागर करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो कल सेम टाइम पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।